नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं। हमारी इससे पहले की वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय जाना, उनकी काव्य यात्रा के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनको कैसे राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली, इन सब के बारे में हमने हमारी पहले की वीडियो में जान लिया है। अब आज हम पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं, यानी मैथिली शरण गुप्त के काव्य की ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं जो कि उन्हें अन्य दूसरे कवियों से अलग करती है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास एवं पुराण की मुख्य घटनाओं, पात्रों को लेकर साकेत, भारत भारती, जय भारत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, गुरुकुल और मेघनाथ वध इत्यादि रचनाओं का निर्माण किया। हालांकि इनके काव्य की जो मूल चेतना है वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है, किंतु समाज सेवा, प्रकृति चित्रण, भाव एवं रस निरूपण, मानवतावाद, धार्मिक चेतना भी इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। गुप्त जी के काव्यगत सौंदर्य या काव्य की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत जान सकते हैं। तो इनके काव्य की सबसे पहली विशेषता है सामाजिक चेतना एवं मानवतावाद। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसका कारण यह था कि इस युग का काव्य समाज एवं धर्म सुधार आंदोलनों यथा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित रहा है। यानी द्विवेदी युग का जो काव्य है उसके काव्य पर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज इत्यादि इन सोसाइटी जो थी इनका प्रभाव पड़ा था। गुप्त जी पर भी इन समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। गुप्त जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्मों को एक करके सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना की। सामाजिक एकता, नारी महत्ता, कर्म पर बल दिया और दलित, उपेक्षित और निम्न वर्ग को समानता दिलाने का भी गुप्त जी ने सराहनीय प्रयास किया। सामाजिक विषमता को दूर करके मानव मात्र को एकता के सूत्र में पिरोना गुप्त जी का लक्ष्य रहा था। आधुनिक एकल कौटुंबिक प्रणाली का विरोध तथा अयोध्या के संयुक्त परिवार का समर्थन कवि ने जोर देकर किया है। मानवता की स्थापना भी कवि ने की है और कहा है कि भारत माता के बच्चे, विश्व बंधु तुम हो कच्चे, मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान्य महीमंडल के बीच। यानी आकाश और धरती के बीच सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है? मनुष्यत्व यानी मानवता। तो इन्होंने मानवता की भी स्थापना करने पर बल दिया है। अगली इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है धार्मिक चेतना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विभिन्न धर्म सुधार आंदोलनों ने साहित्यकारों को भी प्रभावित किया। यानी उस समय जो धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे उनका पूरा प्रभाव साहित्यकारों के ऊपर पड़ा। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी इत्यादि जो धर्म सुधार आंदोलन थे उन्होंने धर्म की संकीर्णताओं, आडंबरों, दिखावे और अनेकता का विरोध किया और धार्मिक पवित्रता, एकता, सहिष्णुता की स्थापना पर जोर दिया। गुप्त जी ने वैष्णव होने पर भी एवं राम भक्त होने पर भी अनेक धर्म पुरुषों के धर्मों का गहन और विशद अध्ययन किया और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। साकेत, पंचवटी में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण, गुरुकुल में सिख धर्म, करबला में मुस्लिम धर्म व पैगंबर मोहम्मद साहब का गुणगान किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक चेतना भी दिखाई है। इन्होंने किसी एक धर्म पर बल न देकर सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने की सलाह है या उपदेश है वो अपने काव्य के माध्यम से दिया है। इनके काव्य की अगली विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। गुप्त जी के काव्य में द्विवेदी युगीन कवियों की भांति राजनीतिक चेतना, मातृभूमि के प्रति त्याग, बलिदान की भावना तथा स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य मिलता है। भारत भारती में भारतवासियों को पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का आग्रह मिलता है। अंग्रेजों की शोषक नीति का विरोध तथा किसानों की दयनीय दशा पर कवि ने उनकी एक कविता है किसान, उसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की है। विभिन्न सत्याग्रहों, आंदोलनों का गुप्त जी ने यथार्थ अंकन करते हुए भारत भूमि की स्वतंत्रता का नाद बजाया है। साकेत के अंदर
श्री राम कहते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूगर को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी वो अपनी जो महाकाव्यात्मक रचना है साकेत, उसमें वो श्री राम के मुख से कहलवाते हैं कि मैं यहाँ पर स्वर्ग का संदेश नहीं लाया, बल्कि इसी भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। प्रजातंत्र प्रणाली में विद्यमान अत्याचार, भ्रष्टाचार, स्वार्थीपन एवं कुंभा परस्ती पर कवि ने सटीक व्यंग्य करके राष्ट्रोद्धार की कामना की है। जैनी में कार्ल मार्क्स के दाम्पत्य जीवन की झांकी के साथ मजदूरों की आर्थिक विपन्न अवस्था का चित्रण करके साम्यवाद की स्थापना हेतु कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। उसके पश्चात इनकी अगली काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वो है प्रकृति सौंदर्य। गुप्त जी का अधिकांश काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य रहा है, किंतु कवि का मन कहीं कहीं प्रकृति के रमणीक दृश्यों को देखकर भी आनंदित हो उठा है। वहीं उन्होंने उसके आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, संवेदनात्मक रूप, लोक शिक्षिका यानी जहाँ प्रकृति लोगों को शिक्षा देती हुई प्रतीत होती है, उस रूप को क्या कहते हैं, लोक शिक्षिका इत्यादि स्वरूप जो हैं वो उन्होंने अंकित किए हैं। साकेत के नवम सर्ग में ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद, शिशिर और बसंत ऋतुओं का प्रभावी चित्रण हुआ है। झंकार में गुप्त जी ने प्रकृति का रहस्यमय मानवीकरण प्रतीकात्मक स्वरूप चित्र किया है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, दोनों ओर प्रेम पलता है नामक साकेत के गीतों में प्रकृति का आलंबन चित्रण हुआ है। यानी इनकी रचना साकेत है, उसके अंदर गीत है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया और दोनों ओर प्रेम पलता है। इन गीतों के अंदर इन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप का चित्रण किया है। चित्रकूट की राजसभा में प्रकृति का चित्रण हुआ है। जैसे चित्रकूट की राजसभा का जो आरंभ होती है, वहाँ पर ही उसकी शुरुआत है वो ही प्रकृति दृश्य से होती है। इनके काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है नैतिकता एवं आदर्श। मैथिली शरण गुप्त पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मर्यादित नैतिकतावादी चरित्र का पूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इसी कारण मुक्तक काव्य की अपेक्षा खंड काव्य एवं महाकाव्य अर्थात प्रबंध काव्य को और आधुनिक कथानकों के स्थान पर पौराणिक ऐतिहासिक कथानकों का चयन किया और अपने काव्य ग्रंथों में नैतिकता व आदर्श की पूर्ण प्रतिष्ठा की। साकेत, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवध ऐसी ही रचनाएं हैं जिसमें युगीन नीति, आदर्शों और मूल्यों की स्थापना हुई है। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श माँ, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, धर्म, परिवार, समाज, राष्ट्र की परिकल्पना गुप्त जी ने साकेत में साकार की है। चित्रकूट की राजसभा में कई पश्चाताप करती राम से विनय करती हुई कहती है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। राम को यहाँ भैया और तात कहना कई की नैतिक श्रेष्ठता व मर्यादा का परिचायक है। इसी प्रकार भरत की आत्मग्लानि निर्लोभी वृत्ति में उसका राम के प्रति मर्यादित भ्रातृत्व भाव झलकता है और राम का चरित्र धैर्यशाली, मर्यादावादी, शीलवान, भातृभाव, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में चित्रित हुआ है। सीता आज्ञाकारी पतिपरायणा पत्नी है। तो इनके काव्य के अंदर हर जगह नैतिकता और आदर्शवादिता का पूर्ण निर्वहन हुआ है। इनके काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है भाव एवं रस निरूपण, यानी इनके काव्य में इन्होंने किन किन रसों का प्रयोग किया है। गुप्त जी के काव्य में अनेक भावनात्मक मार्मिक स्थलों की व्यंजना हुई है। श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्ष साकेत के प्रथम और नवम सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन और उर्मिला के विरह वर्णन में देखने को मिलते हैं। कुणाल गीत में करुण रस, जय भारत में भयानक रस, जयद्रथ वध में वीर रस, रौद्र रस और साकेत में भक्ति, वात्सल्य, शांत रस और श्रृंगार रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। भावोदय, भाव शबलता, भाव शांति, जिज्ञासा, व्याकुलता, करुणा, प्रेम, उत्साह, क्रोध, उल्लाहना आदि भावों का समागम गुप्त जी ने अपने सभी काव्य ग्रंथों में किया है।
यशोधरा के सखी वे मुझसे कहकर जाते, साकेत के रे मन आज परीक्षा तेरी। दोनों ओर प्रेम पलता है, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। ऐसे गीत हैं जिसमें अनेक भावों की प्रभावी व्यंजना मिलती है। यानी इनके काव्य के अंदर इन्होंने गीत भी लिखे हैं, उन गीतों के अंदर अनेक प्रकार के भाव मिलते हैं, अनेक प्रकार के रसों का समावेश मिलता है। अगली विशेषता है काव्य रूप। मैथिली शरणगुप्त ने मुख्यतया प्रबंध काव्यों की रचना की, यानी इनका जो मन है वो मुक्तक काव्यों के अंदर अधिक नहीं रमा है, इनका मन अधिक प्रबंध काव्यों की रचना में ही रमा है, जो कि इनके काव्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। इन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की थी, साकेत और जय भारत। इसके अलावा इन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की थी, जैसे जयद्रथ वध, रंग में भंग, जैनी, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, नहुष, विष्णुप्रिया इत्यादि। तो 2 महाकाव्य साकेत और जय भारत और 19 खंड काव्य, इन सब की रचना गुप्त जी को प्रबंध काव्य का प्रेमी सिद्ध करती है। इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने 3 गीति नाट्य लिखे थे, अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास। यशोधरा जो है वो इनका चंपू काव्य है। इसके अलावा इन्होंने कुछ रचनाओं का काव्य अनुवाद भी किया था, जैसे प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, इनका इन्होंने अनुवाद किया था, परंतु उन्हें सर्वाधिक सफलता जो है वो प्रबंध काव्य लेखन में ही प्राप्त हुई है। तो ये है इनके काव्य की रचनाओं का रूप, यानी इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, गीति नाट्य कितने और कौन कौन से लिखे थे। तो इन्होंने हर प्रकार की रचनाएं लिखी है, लेकिन इनका मन अधिक जो है वो प्रबंध काव्यों में ही रमा है। उसके पश्चात इनके काव्य की अगली विशेषता भाषा शैली। गुप्त जी की भाषा व्याकरण सम्मत, संस्कृत निष्ठ, विशुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। भाषा भावानुकूल एवं कहीं कहीं चित्रात्मक भी है। नाद सौंदर्य के कारण तथा व्यंजना के कारण कहीं कहीं भाषा में संगीत का सा माधुर्य भी मिलता है। लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक पदावली का प्रयोग कवि ने छायावादी शैली में किया है, तो संस्कृत निष्ठ कठिन शब्दावली का प्रयोग मानवीकरण और वर्णनात्मक छायावादी शैली में हुआ है। प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा शैली सरल, सुबोध एवं व्यवहार के अनुरूप लगती है। यशोधरा गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य शैली का अनुपम उदाहरण है। यानी चंपू काव्य किसे कहते हैं, जिसमें पद्य और गद्य दोनों का मिश्रित रूप जिसमें देखने को मिलता है वो चंपू काव्य कहलाता है। तो यशोधरा जो है वो इनकी चंपू काव्य शैली के अंदर लिखा हुआ है। उसके पश्चात इनके काव्य की अगली विशेषता है अलंकार। गुप्त जी का काव्य वैसे तो अलंकारों से रहित, सादगी से भरा, सरल सुबोध भाषा शैली में लिखा हुआ काव्य है, जिसमें भावों की मार्मिकता विद्यमान है, किंतु अवसर के अनुकूल कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्मरण, अनुप्रास, मावनीकरण एवं व्यंजना इत्यादि अलंकारों का विधान भी किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अलंकारों का प्रयोग जो है वो साधन रूप में हुआ है, कहीं पर भी वो साध्य रूप में प्रतीत नहीं होते हैं। उसके पश्चात इनके काव्य की अगली विशेषता है छंद विधान। मैथिली शरणगुप्त की अधिकांश रचनाओं में मात्रिक एवं वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है, यानी इन्होंने दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, मात्रिक छंदों का भी और वर्णिक छंदों का भी प्रयोग किया है। साकेत में वर्णिक एवं मात्रिक छंदों का सुंदर प्रयोग है। रोला, हरि गीतिका और गीतिका छंदों में कवि का मन अधिक रमा है, यानी इनके काव्य के अंदर अधिकतर जो छंद प्रयुक्त हुए हैं वो है रोला, गीतिका और हरि गीतिका छंद। ये 3 अधिकतर प्रयुक्त हुए हैं, बाकी इन्होंने सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। संस्कृत के वर्ण वृत्तों के अलावा मुक्त छंद विधान भी गुप्त जी ने कहीं कहीं पर किया है। इनके अधिकांश काव्यों के पद एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर भी हमें जुड़े हुए प्रतीत होते हैं।
तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काव्य धारा की प्रबंधात्मक काव्य धारा एवं राष्ट्रीय चेतनावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके काव्य में युगानुकूल सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक चेतना पाई जाती है। इनका काव्य उपदेशात्मक एवं नीति आदर्शों का रक्षक काव्य है। खड़ी बोली हिंदी का संस्कृत गर्भित शुद्ध स्वरूप प्रथमतः मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में ही मिलता है। इसलिए गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि तथा भारत के सच्चे राष्ट्रीय कवि होने के कारण आधुनिक कवियों में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी हैं।